इंड AS16 PPE, उसमें आता है डिफर्ड कंसिडरेशन। डिफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है? सामान आज खरीदो, पेमेंट बाद में देना। ये जो फैसिलिटी है कि पेमेंट तुम बाद में दे सकते हो, इसके लिए हम लोगों को एक्सेस अमाउंट देना होता है, कॉस्ट, और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, तो वो जो इंटरेस्ट है उसको तुम कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो, उसको कॉस्ट में नहीं ले जा सकते हो। क्यों नहीं ले जा सकते हो? कोई भी चीज़ कॉस्ट में तब जाता है जब उस कॉस्ट की वजह से ही वो एकदम नेसेसरी है, तभी जाके वो एसेट रेडी टू यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एसेट है उसको लेने के लिए हमको इंटरेस्ट देना कंपलसरी नहीं है। अगर इंटरेस्ट दिए बिना भी हम उसको अगर पैसा दे देते, कैश दे देता हमको। ये इंटरेस्ट क्यों देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि हमको एक टाइम लिमिट दिया जा रहा है कि इतना दिन के बाद तुम पेमेंट दे सकते हो। ये फैसिलिटी है, इसकी वजह से तुम अपना एसेट यूज़ नहीं कर सकते। एसेट ऐसा नहीं है कि रेडी टू यूज़ नहीं होगा, हो जाएगा, तुम कैश पेमेंट कर दो। तो ये जो इंटरेस्ट है उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, वो हमारा एक्सपेंस बनेगा, उसको डेबिट करेंगे P&L। ओके। और पॉइंट आता है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। जब एसेट हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, जहाँ मॉनेटरी टर्म्स कुछ नहीं हो रहा है एक तरीके से, तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे? देखो, एक बात दिमाग में क्लियर रखो, कोई भी एसेट जो आउटगोइंग है, जो हमसे जा रहा है, जो भी चीज़ हमसे जा रहा है, भले ही एक्सचेंज ऑफ एसेट का टॉपिक ही नहीं, कोई टॉपिक हो, लेकिन कोई भी चीज़, कोई एसेट तुम्हारे बुक से बाहर निकल रहा है, तो उसको हर वक्त कैरिंग अमाउंट पे ही वैल्यू करेंगे। कुछ हो जाए, कोई भी डेटा उसके बारे में दिया जाए, फेस वैल्यू दिया जाए, कैरिंग वैल्यू दिया जाए, कुछ भी डेटा दिया जाए, लेकिन जब वो बुक से बाहर जाएगा ना, तो जो कैरिंग वैल्यू है ना, जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में दिख रहा है, एग्जैक्ट उसी वैल्यू पे वो, जैसे कि एसेट बाहर जाएगा तो क्रेडिट होगा, तो एग्जैक्ट कैरिंग अमाउंट पे ही क्रेडिट होगा। ये बात एकदम दिमाग में क्लियर रखना, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ एसेट, कोई एसेट इनकमिंग है, कोई एसेट आउटगोइंग है, तभी एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक बात क्लियर हो गया कि जो एसेट आउटगोइंग है उसको तो कैरिंग वैल्यू पे करना है, क्लियर, ठीक। लेकिन जो इनकमिंग एसेट है उसको किस वैल्यू पे तुम रिकॉर्ड करोगे? उसके लिए तुमको 3 को प्रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। कैसे 3 प्रेफरेंस है? देखो, पहला 2 को प्रेफरेंस है फेस वैल्यू को लेके, तीसरा प्रेफरेंस है कैरिंग अमाउंट को लेके। पहला, फेस वैल्यू ऑफ इन आउटगोइंग एसेट प्लस कैश इफ एनी। फेस वैल्यू जो भी आउटगोइंग एसेट है ना, उसका वैल्यू ले लो, और जो तुम्हारा कैश तुम दे रहे हो वो दोनों को ऐड कर दो, तो जो इनकमिंग एसेट है ना उसका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। ये प्रेफरेंस 1 है। प्रेफरेंस 2, पहला भी बोले थे 2 को है, 3 को है, जिसमें से 2 को है फेस वैल्यू को लेके। पहला फेस वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट, दूसरा फेस वैल्यू ऑफ इनकमिंग एसेट, उसमें कैश का कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। तीसरा, अगर फेस वैल्यू दिया ही नहीं है, सिर्फ कैरिंग अमाउंट है, और भी किसका? कैरिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग एसेट। अब दिमाग में याद रखो कैसे, 3 है, 2 को फेस वैल्यू, 1 कैरिंग अमाउंट। पहला जो फेस वैल्यू है वो है आउटगोइंग का, नीचे वाला जो है फेस वैल्यू कैरिंग वैल्यू उसका, वो भी आउटगोइंग का, बीच वाला है इनकमिंग का। फेस वैल्यू ऑफ आउटगोइंग प्लस कैश, फेस वैल्यू ऑफ इनकमिंग नो कैश, और ये कैरिंग अमाउंट ऑफ और इसे आउटगोइंग ओनली, ओके। अब तुम सोचोगे कि तीनों में से कौन सा हमको लेना है। हम प्रेफरेंस बोले, ऑप्शन नहीं बोले कि तीनों में से ऑप्शन कौन सा, कोई ऑप्शन में से एक नहीं लेना, नहीं, ये प्रेफरेंस है तुम्हारा। जितना इन्फॉर्मेशन, अगर 4 इन्फॉर्मेशन दिया जाए तो उस हिसाब से देखना है कि तुमको प्रेफरेंस किसको देना है। अगर फेस वैल्यू भी दिया है, कैरिंग वैल्यू भी दिया है सबका, तो तुमको जो पहला प्रेफरेंस है वो देना है। लेकिन तुम वो दो ही का डेटा है, तो तुम देखोगे कि कौन सा डेटा प्रेफरेंस पे मैच कर रहा है, ठीक है। ये सारा बात तो वो एक्सचेंज का हो गया जहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है? कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जो एसेट एक्सचेंज हो रहा है, वो दोनों एसेट का जो नेचर है ना, वो सेम नहीं है। मेरे पास अगर हम एक्सचेंज कर रहे हैं फ़ोन और कार, तो एक्सचेंज नेचर सेम नहीं है, इसलिए कमर्शियल सब्सटेंस है। कमर्शियल सब्सटेंस क्या, कौन सा नहीं है जिसमें सेम नेचर है? फ़ोन के बदले फ़ोन, फेरारी के बदले फेरारी, दैट इज़ लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस। तो उसमें नॉर्मल चीज़ हम लोग ये लगाते हैं कि तुम सेम, जो एएस क्या बोलता है कि तुम सेम चीज़ अदला बदली कर रहे हो, कुछ तुमको प्लस माइनस नहीं हो रहा है, तो तुमको जो इनकमिंग एसेट है, आउटगोइंग तो हर वक्त याद रखना है कि कैरिंग अमाउंट पे ही होगा, उसका तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो चेक हर वक्त करना है इनकमिंग एसेट का वैल्यू। जो इनकमिंग एसेट है उसको किस पे वैल्यू करोगे? इसमें कोई तुमको सामान एक्सेस माइनस तो नहीं हो रहा है, तो जो इनकमिंग एसेट है ना उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा वही जो आउटगोइंग एसेट का कैरिंग अमाउंट है प्लस कैश इफ पेड इफ एनी, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस होगा ही नहीं, सेम चीज़ बेच इधर उधर कर रहे हो,
कोई कुछ नहीं। और तुमको याद करने के लिए एक बार बता, जो थर्ड प्रेफरेंस था ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग एसेट प्लस कैश इफ एनी, एक्जैक्ट इसमें भी वही है। अगर कमर्शियल लाइक सब्सटेंस कर रहा है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग एसेट प्लस कैश इफ एनी। ओके, ये हो गया। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग पहला देखे डेफिनेशन देखने के बाद देखे कि ये पीपी इसको कह सकते हैं। अगर ये पीपी कह सकते हैं तो क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे? कब रिकॉर्ड करेंगे? जब तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट या कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल। अगर चलो मान लें कि रिकॉर्ड भी करना है, लेकिन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, तो वो डिपेंड करता है दो चीज़ पे। क्या तुम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो या सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड कर रहे हो? तो फर्स्ट टाइम का तो सारा बात हो चुका है। अब सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं, जैसे कि ईयर एंड पे, बैलेंस शीट डेट पे हमको उसको रिकॉर्ड करना है, तो जब बैलेंस शीट देखो, पहला चीज़ क्या था कि अगर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसके कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, क्लियर। लेकिन जब सब्सिक्वेंटली रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन देता है इंड AS 16। क्या? या तो तुम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे रिकॉर्ड कर सकते हो। कॉस्ट क्या है? नॉर्मल चीज़, जो तुम कितना पे खरीदे उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो और वैल्यू लेते जो नॉर्मल चलता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन कुछ वैल्यू, फिर अगला साल जो इसका कैरिंग वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, फिर उसका कुछ ऐसे चलेगा। ये कॉस्ट है, कॉस्ट मेथड है। जब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड हो गया, मतलब सॉरी हिस्टोरिकल नहीं, कॉस्ट मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड क्या है? रीवैल्यूएशन मेथड ये है कि हर साल के एंड पे या कुछ पीरियडिकल ऑफ टाइम पे तुम मार्केट का फेयर वैल्यू पता करोगे कि इस एसेट का फेयर वैल्यू क्या है। और अब जैसे कि 10 लाख का सामान, 10 लाख का कैरिंग वैल्यू तुमको दिखा रहा है अभी बैलेंस शीट में, मार्केट में पता करने गए तो पता चलो 13 लाख का है, तो 10 लाख से उसको तुम 13 लाख का उसको दिखाओगे तुम अपने बैलेंस शीट में। या फिर उसका ऐसे 10 लाख का था तुम्हारे बुक्स में, लेकिन मार्केट में 8 ही लाख है, तो तुम उसको 8 लाख पे दिखाओगे, रीवैल्यू कर दोगे तुम उस एसेट को। ओके, तो कॉस्ट मेथड में तो तुमको पता है कि तुम WWSL लगा सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है कि प्राइस ऊपर या नीचे होगा वैल्यू उसका, इस हिसाब से डेप्रिसिएशन भी तुम्हारा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब डेप्रिसिएशन चेंज होगा वो प्रॉस्पेक्टिवली चेंज होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चेंज होगा। पिछला साल 1 लाख का लगाए थे, इस साल हमको 1.5 लाख लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऊपर नीचे हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल भी हमको 1.5 लाख कुछ करना पड़ेगा, नहीं, इसी साल से और अगला साल से, मतलब जो नेक्स्ट ईयर है तब से करना पड़ेगा। ठीक है। अब पॉइंट आता है कि हमको, अभी तो हम तुमको बोले कि रीवैल्यूएशन तुम एक पीरियडिकल टाइम पे कर सकते हो, लेकिन कौन बोलेगा कि कितना टाइम के बाद तुम कर सकते हो? डिपेंड करता है किस चीज़ पे? दो चीज़ पे, एक ही चीज़ पे। क्या? अगर तो उसका जो कोई भी एसेट उसका वैल्यू एकदम भयानक ऊपर नीचे करता है, सिग्निफिकेंट है कि चेंज होते रहेगा, तो हर साल तुम कर सकते हो, एनुअली तुम रिवैल्यू कर दो। ओके। लेकिन अगर उसका जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो 3 से 5 साल के बीच में तुम कभी भी उसको रिवैल्यू कर सकते हो। ठीक है। अब टॉपिक हमारा दूसरा आता है। देखो भाई, बैलेंस शीट में कोई भी पीपीई को कैसे दिखाया जाता है? पहले उसका ग्रॉस ब्लॉक माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके आओगे क्या वैल्यू? नेट ब्लॉक का वैल्यू। ठीक है। पहले ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। एग्जैक्टली, ये समझ गए? ठीक है। अब भाई देखो, अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है तो तुम्हारा जो नेट ब्लॉक होगा, जो नेट वैल्यू आया, क्लोजिंग बैलेंस आया, उस जो क्लोजिंग, जैसे कि ईयर एंड है आज, ठीक है, पहला साल एंड हो रहा है, स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू था, फिर डेप्रिसिएशन हम लोग कुछ लिए, अब ईयर एंड पे इतना आया हुआ। ठीक है। अब इसी के जो ईयर एंड पे 10 लाख, जैसे कि ईयर एंड पे 10 लाख रुपया है, 10 लाख का एसेट है, तो यही नेट ब्लॉक जो है उसको तुम रीवैल्यू करोगे, बोलोगे 10 लाख का नहीं, अभी 15 लाख का है, तो 15 लाख को करने के लिए क्या करोगे? तो इसका 2 मेथड दिया गया है इंड AS के हिसाब से। 2 मेथड क्या है? एक मेथड है कि तुम उसको, या जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, तुम उसको हटा दो वहाँ से और तब उसको रीवैल्यू करो। दूसरा मेथड बोलता है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रखो लेकिन उसको चेंज कर दो, तब तुम्हारा नेट ब्लॉक चेंज हो जाएगा। कैसे? पहला देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग हटा देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल क्या देता है कि हमारा ग्रॉस ब्लॉक था 100 लाख का, ठीक है, उसमें एक्यूमुलेटेड आज से 4-5 साल से 40 लाख का उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा हुआ है, नेट ब्लॉक 60 लाख का है, ठीक है, लेकिन जब रीवैल्यूएशन किए तो पता चला वो 75 लाख का है, 75 लाख का, तो जो नेट ब्लॉक है वो 60 लाख का, उसको 75 करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? पहला मेथड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? एक लाइबिलिटी है तुम्हारा, ठीक है, भले ही वो लाइबिलिटी साइड नहीं दिखा रहा है लेकिन माइनस हो रहा है ना एसेट में, तो लाइबिलिटी है तुम्हारा। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट को, अगर लाइबिलिटी है उसका बैलेंस अगर कम करना है तो क्या करेंगे? डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, उसको अगर कम करना है तो क्रेडिट कर दो। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट 40 लाख से कर दो,
तो तुम्हारा लायबिलिटी जो है, जो डेप्रिसिएशन का 40 लाख से कम हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हट गया, ठीक है। और जो तुम्हारा एसेट था 100 लाख का, उसको तुम क्रेडिट कर दिए, जो डेबिट बैलेंस होता है उसको क्रेडिट किए 40 लाख से, तो 100 लाख से 40 लाख माइनस हो गया, बच गया 60 लाख का। तो तुम्हारा जो अति है एसेट, अब तुमको कितना का दिख रहा है, 60 लाख का, क्योंकि 100 लाख से तुम उसको 60 लाख पे कर दिए, 40 लाख हटा दिए, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक भी नहीं है क्योंकि उसको तुम डेबिट कर दिए, ठीक है। तुम्हारा एसेट अब दिख रहा है 60 लाख का, और तुम उसको रीवैल्यू किए कितना पे, 75 लाख पे। तो रिवैल्यूएशन तो 15 लाख पड़ रहा है तुम्हारा, तो कोई भी एसेट का दाम बढ़ाने के लिए बढ़ने के लिए क्या डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट कर दो, टू रिवैल्यूएशन कर दो 15 लाख से, तो एसेट का वैल्यू 60 होगा, तुम्हारा ग्रॉस वैल्यू प्लस रिवैल्यूएशन 15 इज इक्वल टू 75 लाख हो गया तुम्हारा अति पीपी रिवैल्यूड हो गया। कब, जब तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटा दिए। अब पॉइंट आता है कि बिना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाए हुए कैसे रिवैल्यू करोगे। देखो, हम लोगों को 60 लाख नेट ब्लॉक था, उसको 75 लाख करना है, राइट, ठीक है। तो कितना एक्सेस है, मतलब 75 लाख कितना परसेंटेज ज़्यादा है 60 लाख से, आराम से 75 माइनस 60 कितना होता है, 15/60 करोगे इंटू 100, 15/60 करोगे तो 25% आ जाएगा। अब तुमको समझ में आ गया कि 25% हमको बढ़ाना है मेरा नेट ब्लॉक। तो एक बात बताओ, 10 माइनस 2 डिवाइडेड इक्वल टू 8 होता है। अगर 8 को 16 करना है और सेम प्रोसेस में, तो क्या करेंगे हम लोग, 10 इंटू 2 कर देंगे 20, 8 इंटू 2 और नीचे 2 इंटू 2 4, दोनों को इंटू 2 किए इधर, तो 20 माइनस 4 16 हो गया, 8 इंटू 2 16 एग्जैक्टली। तो 25% हमारा नेट ब्लॉक बढ़ा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो 25% से, ग्रॉस बैंक को भी बढ़ा दो 25% से। जब तुम वो दोनों को बढ़ा दोगे 25, ये प्लस गया 25, ये गया प्लस गया 25, तो वो कुछ बन गया 100 से वो बन गया 125, ये 40 लाख एक्यूमुलेटेड था, 40 से बन गया वो तुम्हारा 50 बन गया। तो अब तुम क्या करोगे, 125 में से 50 करोगे तो 75 आ ही गया तुम्हारा नेट ब्लॉक, सीधा 25% भाग गया, एग्जैक्ट तुम्हारा अथी बन गया। अब तुम बोल रहे हो कि बढ़ाओगे कैसे, एंट्री मारो यार, ग्रॉस ब्लॉक तुम्हारा एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करना होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट कर दो, कितना से 25% जो भी वैल्यू है उसका, उसे डेबिट कर दिया, एसेट का दाम बढ़ गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी है, उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, डेप्रिसिएशन भी बढ़ गया तुम्हारा, एसेट भी बढ़ गया तुम्हारा। अब रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं मारना है, बन गया तुम्हारा एसेट भी रिवैल्यू हो गया बिना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटाए हुए, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि अगर हमको रिवैल्यूएशन करना है, तो देखो रिवैल्यूएशन क्या होता है, हर कंपनी में अलग अलग आइटम होता है, बिल्डिंग होता है, उसका मशीन होता है, गाड़ी होता है, मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है। तो पीपी में तो सब आ रहा होगा, तो जब रिवैल्यूएशन करेंगे तो सबका रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ मोबाइल का, या सिर्फ बिल्डिंग का, या फिर हर मोबाइल का मोबाइल मॉडल नंबर iPhone 14, iPhone 13 ऐसे करना होगा, नहीं। रिवैल्यूएशन एक सेपरेट क्लास का ही होगा एक बार में। तुम ऑफिस बिल्डिंग का करोगे तो जितना ऑफिस बिल्डिंग है सब वो सब रिवैल्यू होगा एक तरीक़ा से। ये नहीं है कि जो बेंगलोर वाला ऑफिस बिल्डिंग है उसका अलग रिवैल्यूएशन हो रहा है, उसका और नेबुला वाला का अलग हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफिस बिल्डिंग जितना होगा सबका एक मेथड होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि iPhone 14 का ये है, iPhone 13 का अलग होगा, नहीं, सारा iPhone चाहे कोई मॉडल हो सबका सेम होगा, ठीक है। लेकिन ऑफिस बिल्डिंग इज़ नॉट इक्वल टू फैक्ट्री बिल्डिंग, याद रखना। सेपरेट क्लास का जो है ना, जैसे कि आईफोन होगा और आप चाहते हो आईफोन का रिवैल्यूएशन करना, बिल्डिंग का नहीं, तो बिल्डिंग का नहीं होगा। लेकिन अगर बिल्डिंग बेंगलोर वाला करना चाहते हो, बेंगलोर वाला बिल्डिंग करना चाहते हो, तो तुम्हारा नेबुला वाला भी बिल्डिंग हो जाएगा। लेकिन iPhone 14 करना चाहते हो, iPhone 13 नहीं, ऐसा नहीं है, सब आईफोन हो जाएगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो हमको रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस होता है, तो उसको हम लोग अकाउंट कैसे करेंगे, वो डिपेंड करता है कि तुम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो रिवैल्यूएशन गेन या लॉस, या फिर सब्सिक्वेंट टाइम कर रहे हो। पहला, तुम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो भाई, अगर तुम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगर रिवैल्यूएशन गेन हुआ है, तुमको गेन हो रहा है, तो याद करो रिकॉर्डिंग रोड मैप वाला चैप्टर में पढ़े थे कि रिवैल्यूएशन गेन जो होता है ना, वो सीधा OCI में जाता है, ठीक है। OCI में उसको जाएगा, वो P&L में नहीं जाएगा, वो सीधा OCI में जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये तो तुमको याद होगा, रिवैल्यूएशन गेन है भाई, उसको P&L में दिखा दोगे तो लोग तो बेमतलब चीज़, तुम याद ही होगा 4 करोड़ का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, 6 करोड़ का तुमको प्रॉफिट दिखा दिया रिवैल्यूएशन गेन, तो 10 करोड़ को तुम तो मार्केट में दिखा दोगे,
ये तो गलत है, इसलिए इसको OCI में दिखाना होता है। तो OCI में भी किस में, NR में, ये बात एकदम क्लियर रखना, OCI NR में ही इंड AS 16 PPE का रिवैल्यूएशन जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ PPE ऑलवेज गो टू NR, दैट इज नॉन रिक्लासिफाइड। वहाँ जहाँ रिक्लासिफाइड नहीं हो रहा है वही उसी में सिर्फ PPA जाएगा, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है रेड पेन से, देख लेना, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन गेन फर्स्ट टाइम हो रहा है तो OCI में जाएगा, ठीक, OCI NR में। अगर रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है फर्स्ट टाइम तो उसको P&L में डेबिट कर दो, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट हो रहा है, अब नेक्स्ट टाइम कभी कर रहे हो तो कैसे होगा, अभी तुम्हारा रिवैल्यूएशन गेन हुआ, सब्सिक्वेंटली तुमको रिवैल्यूएशन गेन हो गया, ठीक है। तो तुम चेक करो कि पिछले बार क्या हुआ था। अगर पिछले बार भी रिवैल्यूएशन गेन हुआ था तो OCI NR में क्या होगा, तो अभी भी फिर से तुमको रिवैल्यूएशन गेन हुआ, फिर से OCI NR में भेज दो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस बार तुमको गेन हुआ, पिछला बार तुमको लॉस हुआ था। जब पिछला बार तुमको लॉस हुआ था तो तुम P&L में भेजा होगा लॉस को, ठीक है। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, इस बार हमको गेन हुआ है, पिछला बार हमको लॉस हुआ था, जितना हमको लॉस हुआ था ना, जितना हम P&L में भेजे थे उतना ही गेन को हम डाल देंगे P&L में, टू सच एक्सटेंट। 10 रुपये का पिछला बार लॉस हुआ था, 10 में डेबिट है। इस बार क्या करेंगे कि हमको 12 रुपये का अगर गेन हुआ है तो 10 रुपये हमको P&L में डाल देंगे, गेन जो होता है वो CIR में जाएगा, एक्स्ट्रा OCI NR में भेज दिया तुम, ठीक है। लेकिन तुमको गेन 8 रुपये का हुआ होता सब्सिक्वेंटली, पिछला बार 10 का हुआ होता लॉस, तो भले ही 10 का डेबिटेड है, तुम 8 डाल दो इसमें, क्रेडिट कर दो P&L में, ओके। अब तुम बोलोगे कि 2 रुपये का तब भी बैलेंस है, तो अगला बार जब गेन होगा तो फिर से डाल देना इसमें, ओके। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर सब दिमाग है क्या, सब्सिक्वेंटली तुम रिवैल्यू किया, इस पर हो गया लॉस, इस पर हो गया क्या लॉस। फर्स्ट टाइम लॉस होगा तो हम लोग P&L भेजते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब्सिक्वेंटली हुआ, तो पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार अगर गेन हुआ था, पिछले बार गेन हुआ होगा तो क्या OCI NR में क्या होगा, इस बार लॉस हो गया। तो इस बार जब लॉस हुआ तो हम लोग P&L डेबिट नहीं करेंगे, OCI NR में ही लॉस जाके माइनस कर देंगे। पिछला बार अगर गेन हुआ था 10 रुपये का, इस बार हमको लॉस हुआ है 12 रुपये का, तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 रुपये का OCI NR में डाल देंगे, और ये उतना ही प्लस में क्या हुआ था तो उतना ही 10 माइनस किए टू सच एक्सटेंट, और 2 रुपये अभी भी बाकी है मेरा लॉस में, उसको डेबिट कर देंगे हम लोग P&L में, ठीक है। अब क्या बात है कि इस बार हमको लॉस हुआ, पिछला बार भी लॉस हुआ था, कोई बात नहीं, पिछला बार लॉस हुआ था तो डेबिट हुआ था PL में, इस बार भी हम लोग डेबिट कर देंगे PL में, काम खत्म। और ये माथा खारा क्या है, OCI R और OCI NR। R का मतलब होता है रिक्लासिफाइड टू P&L, NR का मतलब नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L। मतलब रिक्लासिफाइड का मतलब क्या होता है, क्या उस रास्ते से गया है। अब पूछोगे क्या रास्ते से जा रहा है भाई, क्या जा रहा है रास्ता से, देखो क्या होता है कि हम लोग रिवैल्यूएशन गेन किए तो OCI NR में डाल देते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल बात है, ठीक है। OCI NR में क्या, उसके वजह से जो भी OCI NR में जाता है उस फिर कहाँ जाता है, अदर इक्विटी में, जो रिजर्व सरप्लस बचपन में हम लोग पढ़े थे, अब अदर इक्विटी कहलाता है। तो अदर इक्विटी में तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से वो दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। अब तुम क्या किया कि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस, अब क्या हो रहा है कि तुम 3 साल काम किया, तीनों साल रिवैल्यूएशन गेन हुआ 30, 40, 50, तो टोटल तुमको कुछ जैसे कि 100 रुपये तुम्हारा रिजर्व सरप्लस में दिखा रहा है तुमको, रिवैल्यूएशन सरप्लस में तुमको दिखा रहा है 100 रुपये, तुम क्या किया, वो एसेट बेच दिया। अब क्या होता, अब दिमाग लगाना होता है, एसेट तुम जब बेच दिया तो तुम क्या करना है, जब तुम बेच दिया तो तुमको रिवैल्यूएशन रिजर्व से कोई मतलब ही नहीं है, सेल वाला एंट्री में कोई टेंशन नहीं होगा। एक बार जब सेल हो गया ना तो दिमाग नहीं लगाना है, नया एंट्री, दूसरा एंट्री अब जाएगा, सेल के एंट्री में कुछ नहीं करना है, दूसरा एंट्री किसका, क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस में तुमको कुछ अमाउंट दिखाना है, और जब एसेट ही नहीं है तो क्या का रिवैल्यूएशन सरप्लस हम दिखाएं। तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को पहले हमको, रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्या बैलेंस होता है, लायबिलिटी है, क्रेडिट, उसको हटाना है, तो हटाने के लिए डेबिट करेंगे, डेबिट तो कर देंगे लेकिन क्रेडिट भी तो करेंगे, P&L को डेबिट क्रेडिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई उसको इनकम हो रहा है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में था, तो बाई क्या बोलते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू P&L तुमको क्रेडिट हो गया, उसका वैल्यू हो गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म हो गया, ओके क्लियर। अब लेकिन प्रॉफिट तो तुम जो रिवैल्यूएशन सरप्लस तुम्हारा P&L में क्रेडिट हुआ है तो नेट प्रॉफिट तो तुम्हारा बढ़ गया, नेट प्रॉफिट जो बढ़ गया वो कहाँ जाता है लास्ट में, वो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाता है, रिटेन अर्निंग में ही, तुमको पता है बैलेंस शीट में जाएगा, जो भी नेट प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग में जाके ऐड हो जाएगा जनरल रिजर्व में, तो वो उस तरीके से चला गया, ठीक है। ये हुआ कि जब रिक्लासीफाई हम लोग कर दिए P&L के रास्ता से हम लोग रिटेन अर्निंग में भेजें, ओके, यही रास्ता है रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन अर्निंग में भेजने का, जो रास्ता हम P&L यूज़ किए हैं उसको कहते हैं रिक्लासीफाइड टू P&L।
अब है नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L, मतलब कि बिना P&L में ले गए रीवैल्यूएशन सरप्लस को सीधा रिटेन अर्निंग में भेज देंगे। क्या फॉर्मूला होगा, रिटेन अर्निंग को तुम क्या करोगे, सीधा रिटेन अर्निंग को, रिटेन अर्निंग क्या है तुम्हारा, लायबिलिटी है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। रिजर्व रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है, लायबिलिटी, उसको घटाने के लिए क्या करोगे, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू रिटेन अर्निंग, बन तुम्हारा एक लायबिलिटी खत्म होकर दूसरा लायबिलिटी बन जाएगा। तो बिना P&L में गए हुए सीधा रिवैल्यूएशन सरप्लस चला गया तुम्हारा रिटेन अर्निंग में। तो ये क्या था, नॉट रिक्लासिफाइड टू P&L, बस क्लियर। तो OCI R और OCI NR समझ में आ गया तुमको। तो एक चीज़ दिमाग में क्लियर रखना है कि OCI NR जो होगा, ये सॉरी जो PP का रिवैल्यूएशन जो भी होगा PP का, वो सिर्फ NR में जाएगा, ये इंड AS 16 बोलता है। ओके, बाय बाय।